नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। आधुनिक भारतीय इतिहास में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है तो उसको डिस्कस करेंगे सर्वप्रथम। नोट से स्टार्ट करते हैं। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। तो कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत। ठीक है। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। प्रथम विनोबा भावे थे और सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो कौन चुना गया था महात्मा गांधी द्वारा? विनोबा भावे को चुना गया नहीं, हाँ, विनोबा भावे को चुना गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हुए थे। ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को ही। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे। बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था, फिर विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज का शब्द का यूज किया था। ठीक है। स्थापना भी की थी। ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड टॉपिक, क्रिप्स मिशन। तो 1942 में आया था। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में आया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। इसके फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 1942 में भारत आया। तो एक वन मैन था स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है। भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु आए थे। 1942 में भारत आए। इस मिशन के एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें क्या थी? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें हम लोगों को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, मैन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। इसमें क्या था? डोमिनियन राज्य का दर्जा था क्रिप्स मिशन में। ठीक है। जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। संविधान निर्मित करने का अधिकार था सेकंड। ठीक है। और संविधान निर्मात्री परिषद, संविधान सभा का जो गठन है वो भी उसका भी था कि संविधान परिषद बनाई जाएगी। ठीक है। जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य एवं देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। थर्ड है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी कि जिन्हें नहीं है स्वीकार तो वो अपना अलग प्रांत बना लें। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें और क्या था? महात्मा गांधी ने इसे उत्तर पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है। क्या था? उत्तर तिथीय चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। ठीक है। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू या मौलाना आज़ाद थे। ठीक है। तो कौन कौन थे आधिकारिक वार्ताकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आज़ाद थे। ठीक है। ये दो लोग थे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1942 में आया था। बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं
से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित है क्या क्या? भारत को डोमिनियन स्थिति जानी चाहिए, तो बिल्कुल सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, नहीं तो संघ का नहीं था। ये संघ का जो मैन था वो 1935 में आया था। कोई भी प्रांत या भारतीय राष्ट्र भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, तो हाँ ये भी था। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो इसमें से कौन कौन से थे? तो 1 तो सही है, इसके बाद 3 सही है, ठीक है, तो सभी चारों सही बता रहे हैं इसमें। तो क्या है, भारत एक डोमिनियन स्थिति की दी जानी चाहिए, प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। तो हाँ, तो उसमें था, इसमें भी था, ठीक है। उसमें अखिल महासंघ था, इसमें क्या था, प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, तो चारों सही है। क्या था, 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी शर्तें क्या थी? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा, ठीक है। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को ना स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और लास्ट है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। नेक्स्ट है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक नेतृत्व पहलू था, तो क्या था? भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। थर्ड है, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता, तो संपूर्ण स्वतंत्रता था ही नहीं, तो मैन बी हो जाएगा इसका आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, ठीक है, तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान तो हाँ निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना था। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, तो नहीं, समान प्रतिनिधित्व का नहीं था, ठीक है, समान प्रतिनिधित्व का नहीं था इसमें, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होगा, भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहिए, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता ये सब बिल्कुल नहीं था, डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा था, ठीक है। अच्छा, एक और है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो ये महात्मा गांधी ने बोला था, ठीक है, पोस्ट डेट चेक बोला था क्रिप्स मिशन को, ठीक है। क्या था, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए ये ढूंढा जा सके, ठीक है। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, अब मार्च से अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पोस्टेड चेक कहा था। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशनों प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित हैं भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, नहीं, संविधान निर्माती निकाय रचने के लिए, तो केवल बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माती निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती है, जिस प्रकार केवल कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो चर्चिल ने भेजा था, चर्चिल थे उस टाइम प्रधानमंत्री, सही आ गया, कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे उस टाइम,
द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकर्ता थे? तो एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, सेकंड मौलाना आज़ाद थे, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? तो लॉर्ड लेनिन को होता है, उन्होंने बोला था। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने कि राजनीतिक फिरौती है। लॉर्ड लेनिन ने गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लेनिन का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, तो आइए उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, JV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। कब हुई थी? वर्धा में। कब? 6 से 14 जुलाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? इसमें भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पारित किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अब क्या हुआ? 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हो गई। ठीक है, थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और कब प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया भारत छोड़ो आंदोलन का? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, ग्वालियर टैंक में हुआ था जो बम्बई के। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए थे। क्या क्या बोला था उन्होंने? सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। ठीक है, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित करते और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। इसमें गांधी द्वारा दिया गया है वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। क्या बोला था इन्होंने? क्या बोले? संपूर्ण आज़ादी चाहिए। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। तो इस टाइम भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम इन्होंने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। तो 3 लोगों ने बनाया था इसका आलेख। कौन कौन? महात्मा गांधी थे, नेहरू थे और अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो किस किस ने समर्थन नहीं किया था? यह हिंदू महासभा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, 4 थे। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय? ऑपरेशन जीरो आवर, ये अंग्रेजों ने चलाया था। और इसके तहत क्या किया? सबसे पहले महात्मा गांधी को और उनके कुछ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू,
सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। तो गांधी जी को कहाँ रखा गया? पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ किया गया था? ये पटना की बांकीपुर जेल है, वहाँ पे नज़रबंद किया था। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। किसको? शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में। तो राजेंद्र प्रसाद तो पटना बांकीपुर में जेल में नज़रबंद हो गए। इसके अलावा शिव कुमार और रामानंद थे, इन्हें हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1942 आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मध्य प्रदेश में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी कांड यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त बन गया था। ठीक है, तो स्वतः स्फूर्त माना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेवेल था। तो कमांडर चीफ कौन था? लॉर्ड बेवेल थे उस टाइम। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे। 1943-47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा है लॉर्ड बेवेल। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, उल्लेखनीय है कि वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद, और वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन ना हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इसमें कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, ठीक है, मेन गुप्त रेडियो वाले में। ऊषा मेहता भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, कौन है? महात्मा गांधी के जीवनीकार भी कहलाते हैं, कौन? लुई फिशर। ठीक है, उनके साथ थे अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल शूरमैन, नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। कौन कौन? पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल शूरमैन और नॉर्मन थॉमस के साथ लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, 1942 का अगस्त आंदोलन, कौन सा? अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनलिथ को द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। कहाँ से? मुजफ्फरपुर में, और पटना लाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ठीक है, हिंदू महाजनसभा भी वर्ष 1942 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अर्णव आसिफ अली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद रहेगा। तो ग्वालियर टैंक पे झंडा किसने फहराया था? ये
अरुणा आसिफ अली है। ठीक है, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। कौन कौन थी वो? 1942 के 3 प्रमुख स्थानों, बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, सेकंड है तामलुक मिदनापुर, बंगाल, दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। ठीक है, मिदनापुर की। थर्ड है सतारा, अगस्त 1943 से 1946 तक। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता वाई चौहान और नाना पटेल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। बीमारी के आधार पर गांधी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा था, जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। ठीक है, इस वाले के। तो यहीं समाप्त करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।